डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्थर है और मैं स्कॉटलैंड का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ और इस रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। बचपन में मेरे पिता मुझे खाना पीना कैसे बनाते हैं वो सिखाया करते थे। उस समय मेरा ये शौक़ नहीं था। मैं तो एक बड़ा सा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन जब समय आपके सामने दुनिया दिखाता है तो आपकी सोच भी बदल जाती है। मैं छोटी मोटी जॉब करता, उससे घर का गुजारा ठीक ठाक चल पाता। मेरे माता पिता ने कह दिया था अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है, तो मैं अपने माता पिता से दूर एक किराए के छोटे से फ्लैट में रहने लगा। जितनी नौकरी में कमाई होती वो फ्लैट के किराए में निकल जाती और घर का खर्च करना बहुत मुश्किल भरा होता। उसके बाद धीरे धीरे मैं जॉब बदलता गया। जैसे जैसे नई नई जॉब में मैं जाता गया मेरे शौक़ कम होते गए। बचपन में मैं सोचा करता था मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला आपको पैसे कमाने हैं तो कुछ अलग सोचना होगा। और अब घूम फिर कर मैं वहीं पर आना चाहता था। कोई भी काम मिल जाए अब मैं करने को तैयार था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक रेस्टोरेंट की। ये छोटा शहर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मेरी नज़रों के सामने आया कि अगर इस जगह मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ तो अच्छा चल जाएगा। 6 महीने के लिए फिर से माता पिता के पास चला गया था। मैं उनसे अब वही चीज़ सीख रहा था जो बचपन से मैं दूर भागा करता था। वो मुझे खाना सिखा रहे थे, नई नई डिश सिखा रहे थे और उन्हें सीखकर मैं वापस उसी जगह आया। अब वहाँ मैंने एक छोटी सी ज़मीन खरीद ली थी। मेरे पिता ने मेरी मदद की और वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल लिया। ये मेरे लिए एक छोटा बिजनेस था, लेकिन तब मुझे समझ में आया जो पिता कहा करते थे वो सच था। बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। मैं इस छोटे से रेस्टोरेंट से भी अब बड़ी कमाई करने लगा था। खाने पीने का कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट इस शहर में नहीं था। छोटे मोटे थे, एक मैकडी था, एक KFC और सबवे। लेकिन लोग कुछ नया खाना चाहते थे और मैं यहाँ पर इटालियन, फ्रेंच, इंडियन, अरब हर तरह की डिश बनाता जा रहा था। मेरे पिता को खाना बनाने का शौक़ था, मुझे शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे पैसे कमाने का शौक़ था। और जिसे पैसे कमाने का शौक़ होता है समझो उसे हर शौक़ है जिसमें पैसा बनता है। और इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा पैसा था। लोगों को एक नया रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर वो सस्ते में अच्छा खाना खा सकते थे। जैसे जैसे मैं कमाई करता गया मैं आसपास की ज़मीन खरीद कर वहाँ पर भी छोटी छोटी ऐसी ही दुकानें खोलने लगा। अब मैंने इस रेस्टोरेंट की जैसे चेन खोल ली थी, लेकिन सिर्फ अपने ही शहर में। 3 जगह मैंने ऐसे ही रेस्टोरेंट खोल लिए और हर एक रेस्टोरेंट चल रहा था। जो भी लोग दूर आ नहीं सकते थे मैं उस इलाके में नया रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचता जा रहा था और खोल भी रहा था। इसी तरह 4 रेस्टोरेंट हो गए और इससे अच्छी खासी कमाई होनी शुरू हो गई और अब मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा था। मेरे पिता को मुझ पर गर्व था। मैं वो काम कर रहा था जो मेरे पिता ने कहा था। मेरे पिता को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो मेरे पिता भी अब वहाँ पर काम करना चाहते थे। मेरे पिता मेरे रेस्टोरेंट में मेरे नीचे काम करना चाहते थे और वो खुद ऐसा शौक़ रखते थे कि मैं उस रेस्टोरेंट में आऊँ तक ना सारा काम वो देख लेंगे। वो इसे काम नहीं समझते थे, इसे मज़ा समझते थे और मेरे लिए तो ये दोहरा तोहफा हो गया। अब काम पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई ऐसा वहाँ पर होता जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। मेरे पिता जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाया करते थे, उन्हीं के कारण अब ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलने लगा था। और अब मेरे पिता ने ये भी कह दिया था तुमने अपना बिजनेस चला लिया है, तुमने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया है। ज़िंदगी में जितने पैसे कमाते जाना उतने खर्चते भी जाना। पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी है, इसे जीना होता है, सिर्फ काटना नहीं होता। तुम भी जियो। घूमने का शौक़ है तो घूमो, कहीं जाने का शौक़ है तो जाओ, किसी गर्लफ्रेंड से मिलना है वहाँ पर चले जाओ, दोस्तों के साथ मज़े करो।
तुम्हारी जिंदगी है, जीने की कोशिश करो, ढूंढो वो चीज जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और तब मैंने अपने शौक ढूंढने शुरू कर दिए थे। मेरा शौक था नई नई जगह को देखना, इसीलिए मैं ऐसे काम ढूंढ रहा था जहां मुझे नए नए शहर में जाना पड़ता और वहां पर मैं काम करता और उस जगह को ढूंढता और वहां घूमता फिरता। लेकिन अब मेरा बिजनेस था, मेरी जेब में पैसे थे, बिना काम किए भी वहां घूमने जा सकता था, पूरा मजा कर सकता था। मेरा दोस्त एंड्रयू जो हमेशा मेरे साथ रहा करता था, वो मुझे अच्छी सलाह दिया करता था। मैंने उसके लिए भी एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल दिया था जो दूसरे शहर में था और वो भी अब चलने लगा था। मैंने उसे भी खाना सिखा दिया था और अब हम दोनों घूमने का शौक रखे हुए नए नए शहर में जाया करते। हम कभी किसी स्टेट में पहुंच जाते, कभी इंग्लैंड में पहुंच जाते, कभी हम आयरलैंड चले जाते तो कभी जर्मनी। हम अपनी गाड़ी उठाते और सीधा उस तरफ निकल पड़ते और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता, जैसे हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे पिता बचपन में कहा करते थे, खाना बनाने का काम बहुत अच्छा होता है, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सच में मेरे पिता की बात सच हो गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं हर हफ्ते निकल पड़ता था 1-2 दिन की छुट्टी लेकर कि कोई नई जगह देखनी है। अब हम स्कॉटलैंड की ही उस मिस्टीरियस वैलीज में जाने की सोच रहे थे, वो रहस्यमयी पहाड़ी श्रृंखला। मैंने एंड्रयू से बात की और वो खुश था, वो खुद वहां पर घूमने जाना चाहता था। मैंने उससे कारण पूछा, आखिर तुम वहां पर घूमना क्यों चाहते हो? मुझे तो पहाड़ पसंद है, तुम्हें पहाड़ पसंद नहीं। तो उसने कहा, मुझे रहस्य पसंद है। तुमने कहानियां नहीं सुनी उसे मिस्टीरियस वैली क्यों कहा जाता है? मैंने कहा नहीं, क्यों कहा जाता है? उसने कहा, वहां पर अजीब अजीब जीव दिखते हैं, काले रंग के जीव, सफेद रंग के जीव। कहते हैं कि वो भयानक है, कोई भी वहां पर मारा नहीं गया। कई लोगों को वो जीव दिखे और लोग वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ ने तस्वीरें खींची। वो तस्वीरें देखनी है तुम्हें? मैंने कहा हाँ दिखाओ। तो उसने फोन पर वो तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था किसी इंसान ने अपने शरीर पर काले रंग का पेंट लगाया हो। मैंने कह दिया, ये झूठ लग रहा है, ये तो साफ पकड़ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है काला पेंट किया हो, और सफेद वाला देखो, सफेद पेंट किए किस तरह से घूम रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, कई लोगों को ये नजर आते हैं। तो मैंने कहा, ये कोई रहस्य नहीं है, ये लोगों को पागल बनाते हैं ताकि लोग वहां पर घूमने के लिए आए। वहां पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, वहां पर पिकनिक मनाई जा सकती है, लेकिन कहते हैं कि वहां रास्ता ठीक ठाक है। तब एंड्रयू ने कहा था, रास्ता ठीक ठाक नहीं है, रास्ता ही तो भयानक है। उसकी आंखों में चमक थी, वो इस डरावने रहस्य के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था और मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी जगह जाना पसंद करता हूँ, लेकिन पहाड़ सबसे अच्छी जगह तो होते हैं। ऐसा इंसान आपके साथ हो जिसे पहाड़ पसंद नहीं, फिर भी वहां जाने की जिद कर रहा हो, ऐसे डरावने रहस्यों के कारण। भविष्य में क्या होना है आपके सामने जैसे नजर आना शुरू हो जाता है। घबरा रहा था दिल मेरा, एंड्रयू पर मैं शक सा करने लगा था, वो मुझे कोई मुसीबत में ना फंसा दे। लेकिन एंड्रयू का कहना था, अब तुमने कह दिया मिस्टीरियस वैली, इसी रविवार चलेंगे, गाड़ी लेकर चलेंगे, उन बीच वाले रास्तों से निकलेंगे। वो पहाड़ी रास्ते कहते हैं बहुत ही संकरे हैं, वहाँ गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। ये बस 3-4 किलोमीटर का रास्ता है ऐसा, उसके बाद साफ सड़क मिलेगी, लेकिन गाड़ी कोई नहीं मिलेगी। पहले हमें अच्छा सा सामान लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ सामान नहीं मिलेगा। इस तरह बातें करते करते हर रोज हम इस पर बातें करते रविवार का दिन आ गया था और रविवार सुबह 6 बजे ही मैं भी सारा सामान इकट्ठा कर चुका था। एंड्रयू को भी कई सामान लाने के लिए मैंने कहा था। एंड्रयू ने भी अब सामान को तैयार कर रखा था। 6 बजे ही हम मिस्टीरियस वैली की तरफ निकल पड़े। पहले तो हमें 300 किलोमीटर का सफ़र करना था ताकि हम इस शहर से बाहर निकल पाते, उस अगली स्टेट तक पहुंच पाते। वहां पर पहुंचते ही सामने पहाड़ नजर आना शुरू हो गए थे। ये जो सड़क थी ये सिंगल वे था। यहाँ सामने से अगर कोई गाड़ी आती तो हमें मुश्किल से एक तरफ से निकलने का मौका मिलता, लेकिन सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी। उन वैलीज में हम चढ़ते जा रहे थे। इस पहाड़ी श्रृंखला में आसपास देखने को बहुत नज़ारे थे और उसे देखते देखते मज़ा भी बहुत आ रहा था। वक्त भी निकला जा रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें पता लगा ये सड़क जो नई जैसी लग रही है असल में ये नई नहीं है। ये काफ़ी पुरानी सड़क है, लेकिन यहाँ से गाड़ियाँ निकलती ही नहीं। ये रास्ता इस पहाड़ी श्रृंखला से निकलकर आगे वाले शहर को जोड़ता है, लेकिन कोई ऐसी घटना हुई कि वहां तक की सड़क तो बन पाई लेकिन शहर से जुड़ नहीं पाई। इसलिए एक जगह तक तो जाया जा सकता है, यहाँ पहाड़ों तक में घूमा जा सकता है, लेकिन इससे आगे निकला नहीं जा सकता। जब हम यहाँ पर घूम लेंगे उसके बाद पीछे वाले रास्ते से ही हमें वापस आना होगा। अब वहाँ काफ़ी मुश्किलात हो रही थी, जगह जगह सड़कें टूटी हुई थी। ये 3 से 5 किलोमीटर का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल भरा था। कई जगह गाड़ी बंद सी हो जाती, कई जगह गाड़ी बहुत धीमी चलानी पड़ती, कई जगह चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा तीखी होती और वहाँ पर मैं चलाने लगता, क्योंकि एंड्रयू से ऐसी पहाड़ी पर गाड़ी नहीं चलती थी। सीधे रास्तों पर वो गाड़ी चलाने लगा था। अब जंगली इलाका आ गया था, पेड़ों ने सड़क को घेर रखा था। अब उस सड़क के बीच से निकलना ऐसे एहसास दे रहा था जैसे हम किसी गुफा में जा रहे हों। पेड़ों ने पूरी तरह से ऊपर से छत बनाई हुई थी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी यहाँ पर। आखिर जंगल में स्ट्रीट लाइट थोड़े ना होती है। हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट थी उसी से हम आगे देख पा रहे थे। तभी एंड्रयू ने कहा, तेल कम लगता है। मेरी नज़र भी फ्यूल पर पड़ी और अचानक मेरी आंखें भी खुल गई। अरे यार, काफ़ी कम है, चलो पीछे कैन से भर लेते हैं। और जैसे ही हमने गाड़ी की पीछे वाली डिक्की खोली, उसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। पिछली सीट पर भी ढेर सारा सामान रखा हुआ था, खाने पीने का सामान, पिकनिक वाला सामान। हम पिकनिक मनाने के लिए ही तो जा रहे थे। सामान को निकालते निकालते ध्यान पड़ा, यार कैन तो नज़र नहीं आ रहा। तभी एंड्रयू ने कहा, कहाँ रखा था तूने नीचे रखा होगा ना, निकाल बाकी सब कुछ। मैंने कहा, नीचे रखा होगा? मैं क्यों रखूंगा यार, लिस्ट देख, तुझे लिखाया था, पेट्रोल तुझे लेकर आना था। एंड्रयू मेरी तरफ देखकर कहने लगा, यार ऐसा मत बोल, अपनी लिस्ट चेक कर, मेरी लिस्ट में पेट्रोल था ही नहीं, तेरी लिस्ट में होगा ना। हम दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। जेब में थी वो लिस्ट, हम दोनों ने लिस्ट निकाली। दोनों की लिस्ट में पेट्रोल का कैन नहीं लिखा था। अरे यार, कितनी बड़ी गलती हो गई। दोनों लिस्ट में पेट्रोल लिखना भूल ही गए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो तो हमने लिखा ही नहीं। अब यहाँ जंगल में कोई पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं, हम दोनों इधर उधर देखते हुए घबराए जा रहे थे। तब एंड्रयू ने कहा, नहीं नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें पता नहीं है यार, सरकार ने 5 साल पहले एक रूल बनाया था, इतने 200-300 किलोमीटर बाद कोई ना कोई पेट्रोल पंप तो होना ही चाहिए। सड़क ऐसे ही बनती है और यहाँ पर भी कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा। चलो इस तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते मिल ही जाएगा यार, ढूंढ लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो ऐसा रास्ता था जिस पर एक गाड़ी तक न नजर आई थी। ये घुमावदार रास्ता उस जंगल के बीच से जाता था। आसपास कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। वक्त शाम का हो चला था और घबराहट बढ़ती जा रही थी। हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। तभी हमारी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर। ये पेट्रोल पंप का एक बोर्ड था जिसके नीचे लिखा हुआ था 20 किलोमीटर। लेकिन ये 20 किलोमीटर सड़क की तरफ नहीं बढ़ना था, ये रास्ता और घने जंगल की तरफ जाता था। हमें सड़क से नीचे उतरना था, वो छोटी सड़क पर आगे बढ़ते जाना था और 20 किलोमीटर आगे पेट्रोल डलवाकर वापस आना था। मैंने एंड्रयू से पूछा था, क्या हमें करना चाहिए? एंड्रयू ने कहा था, वैसे भी अब हमारी गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर ही जाएगी, 20 किलोमीटर उस तरफ चलते हैं, पेट्रोल डाल लेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। अब 20 किलोमीटर है, आसानी से निकल जाएगा। ये कहकर हमने और घने जंगल की तरफ गाड़ी बढ़ा ली थी। हमें नहीं पता था ये रास्ता किस तरफ जाता है। हमने गूगल मैप तक लगाया हुआ था और उसमें भी इस रास्ते का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन बड़ा सा बोर्ड देखा तो आंखें चमकी थी, रास्ता दिखा था तो गाड़ी बढ़ चली थी। अब घने जंगल में यहाँ तो रोशनी भी बहुत कम थी, अंधेरा हो चला था और अंधेरे में डरावने डरावने ख्याल मन में आए जा रहे थे। कहीं हम यहाँ भटक गए, गाड़ी खराब हो गई तो हम मेन सड़क से भी बहुत बाहर निकल आए हैं। 10 किलोमीटर का सफ़र बड़ी मुश्किल भरा हुआ था। ये रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था यहाँ से शायद गाड़ियाँ जाती होंगी, वो भारी ट्रक जाते होंगे, इसीलिए ये रास्ता इतना ज़्यादा टूटा हुआ है। या किसी ने खुद तोड़ रखा होगा। जब मैंने ये कहा था एंड्रयू एकदम से खुश हो गया था। यार, मिस्टीरियस वैली है, कुछ ना कुछ कमाल की चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तभी हमारा जो फ़ोन था
उसमें रेंज आनी बंद हो गई। अब यहाँ पर हम किसी को फ़ोन तक ना कर सकते थे। मैंने भी अपना फ़ोन चेक किया, एंड्रयू ने भी अपना फ़ोन चेक किया, फ़ोन में रेंज तक ना थी। हम एक ऐसे रास्ते में थे जहाँ मुसीबत पड़ने के बाद किसी को फ़ोन तक ना लगा सकते थे। ये बात थोड़ा थोड़ा दोनों के मन में शक डाल रही थी, लेकिन अब रास्ता 10 किलोमीटर का रह गया था और अंदर चलते हैं, पेट्रोल डलवा कर आते हैं। हम ये कहते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी अचानक सामने आया एक आदमी। ये काले रंग का आदमी था, वैसा ही जैसा यहाँ तस्वीरों में नजर आता है, जैसे उसके शरीर पर तेल ही तेल पड़ा हुआ हो। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की चमक रही थी। अंधेरे में अगर ऐसा आदमी आपके सामने नजर आए, चीख निकल जाती है, और हम दोनों की चीख निकली थी और मैंने एक्सेलरेटर पर दबा के पैर रख दिया था। गाड़ी और तेज़ हो गई थी। भले ही वहाँ पर खड्डे थे, लेकिन गाड़ी उछलती उछलती खड्डों से निकलती निकलती उससे दूर निकल गई। अब अचानक यहाँ धुंध सी आ गई थी। ऐसे जंगलों में धुंध आ ही जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा नमी के कारण होता है। आसमान में काफ़ी ठंडक होती है, जबकि ज़मीन पर काफ़ी गर्मी होती है, और पत्तों से निकलने वाली ये नमी धुंध का रूप ले लेती है। इस धुंध में रास्ता ज़्यादा आगे तक नहीं दिख रहा था। जंगल में सड़क के रास्ते हम बस आगे बढ़ रहे थे और डर लग रहा था कहीं आगे गिरा हुआ पेड़ ना आ जाए। हम गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे थे। वो काले रंग का ऐसा इंसान दिखा था जो डराने के लिए खड़ा लग रहा था, लेकिन अचानक एक मोड़ पर 3 लोग वैसे ही दिखे, अलग अलग जगह पर, काला पेंट डाले हुए, जैसे हमें डराने के लिए खड़े हों। कुछ लोग बैठे हुए दिखे, कुछ लोग खड़े हुए दिखे। पहले 3, फिर 4, फिर 7, इस तरह वो भीड़ नजर आती जा रही थी, जैसे ज़ॉम्बीज़ सड़क पर खड़े हों और जगह जगह रास्ता रोकने के लिए तैयार हों। हम गाड़ी भगाते जा रहे थे। मुझे भी डर लगने लगा था, अब एंड्रयू को भी डर लगने लगा था। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो अपना राज बनाए रखने के लिए हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें उनके पास रुकना नहीं है। गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी बार बार खड्डों में पड़ने के बाद एक टायर इसका पंक्चर हो गया था और गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी, बार बार घूम जाती। लेकिन मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी को अच्छे से पकड़कर चला सकता हूँ। इसीलिए एक्सेलरेट करते करते गाड़ी को संभाले हुए मैं 5 किलोमीटर तक का सफ़र और अच्छे से कर पाया था। अब 5 किलोमीटर और रह गए थे और ये सफ़र आसानी से करना था ताकि हम पेट्रोल पंप तक पहुंच पाते और वहाँ पीछे पड़ा उस टायर को हम चेंज भी करते। उसके बाद वहाँ से तेल भी भरवाते और वापस भी बड़ी तेज़ी से निकलते। वापस आते समय हम ध्यान से चलाएंगे और अगर हो सके कोई नया रास्ते का चुनाव कर लेंगे जो सीधा उस मेन सड़क तक जाता हो। इस तरह हम उस गाड़ी को चलाते चलाते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब काले रंग के वो अजीब से इंसान नहीं दिख रहे थे, सफ़ेद रंग के इंसान दिख रहे थे, सफ़ेद रंग के, जैसे उन्होंने सफ़ेद रंग का पेंट अपने शरीर पर उड़ेला हो और उनकी आंखें पूरी तरह से काली, जैसे उनकी आंखें निकाल ली गई हों। लेकिन इनमें कुछ फ़र्क था। काले रंग के वो आदमी चलते हुए दिख रहे थे, कभी कभी गाड़ी के करीब आने की कोशिश भी कर रहे थे और कभी कभी कुछ गाड़ी को छू भी रहे थे। लेकिन ये सफ़ेद वाले इंसान एक जगह पर जमे हुए थे, जैसे बहुत ज़्यादा उन्हें ठंड लग रही हो। बिल्कुल प्लास्टिक के लग रहे थे। हो सकता है ये प्लास्टिक के ही इंसान हैं जो यहाँ पर इस तरह से चिपका दिए गए हैं लोगों को डराने के लिए। तब गाड़ी आगे बढ़ती गई और 1 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। हम उस आखिरी 1 किलोमीटर के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। हमें लग रहा था वो पेट्रोल पंप बहुत नज़दीक है। हमें अब गाड़ी को धीमा चलाना पड़ा। वो खड्डे ज़्यादा गहरे थे। कहीं हम गलती करते और किसी खड्डे में गाड़ी फंस गई तो हमें चलकर जाना पड़ेगा और यहाँ किसी को बुलाना भी पड़ेगा गाड़ी बाहर निकलवाने के लिए। मोबाइल तक नहीं चल रहा था, कॉल करते तो करते किसको। अब बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली उन खड्डों से, घुमा घुमा कर। एक सड़क पर आप कितने गहरे गड्ढे सोच सकते हैं? 5-5 फुट गहरे गड्ढे थे वो, और हमें कोनों कोनों से निकालना पड़ा, मिट्टी के ऊपर चढ़ाकर। कभी कभी गाड़ी पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती, तब जाकर आगे निकल पाए थे। तब हमने ये भी सोचा था वापस आना कितना मुश्किल भरा होगा।
उन खड्डों में पानी भी भरा हुआ था। शायद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती होगी। अब उस धुंध ने परेशान करके रख दिया था। उससे दूर देखा नहीं जा रहा था। आगे खड्डे कितने गहरे मिलेंगे, रास्ता मिलेगा या नहीं, धुंध पता करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते हम एक पेट्रोल पंप तक पहुंच ही गए। उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर गाड़ी खड़ी थी। हमें कुछ आदमी वहां अंदर नजर आए थे। एक ग्रोसरी शॉप बनी हुई थी, बाहर पेट्रोल पंप था। भले ही पेट्रोल पंप में जगह जगह घास उगी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये पेट्रोल पंप काम नहीं करता। लेकिन जब वो लोग ग्रोसरी स्टोर के अंदर दिखे थे, बिलिंग काउंटर पर बैठा हुआ वो टोपी वाला आदमी दिखा था, तब मैं समझ गया था आखिरकार कुछ इंसान तो मिले जो हमें डरा नहीं रहे। यहाँ पर जल्दी से तेल भरवाना होगा, कुछ सामान लेना है तो सामान लेंगे, कुछ बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और रास्ता है या नहीं उसके बारे में पता करेंगे। उसके बाद सीधा निकल लेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं और एंड्रयू वहाँ उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की तरफ जाने लगे। गाड़ी तो हमने उस पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब लगा दी थी। हम जल्दी से उसमें पेट्रोल भर सकते थे, लेकिन पहले अंदर से बात तो कर लें, कौन सा काउंटर चलता है कौन सा नहीं। हर जगह घास उगी हुई थी। जैसे ही ग्रोसरी स्टोर के रिसेप्शन वाले एरिए में पहुंचे, मेरी नज़र उस ग्रोसरी स्टोर में पड़ी। वहाँ सामान कितना पुराना था, हर जगह जैसे काई उगी हुई थी। पुराना कटा फटा सा सामान। वो बल्ब भी कुछ चल रहे थे, कुछ नहीं। एक कोने में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। सामान बिखरा सा था, अंदर घास उगी हुई थी। काफ़ी पेड़ों की जड़ें उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर तक पहुंची हुई थी। क्या है ये जगह? लोग कैसे रहते हैं? यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इस ग्रोसरी स्टोर को संभाला नहीं जा रहा है। सवाल बहुत सारे थे और पूछने के लिए उस आदमी से बात तो करनी थी। मैं रिसेप्शन पर पहुंचा और उस आदमी को मैंने पहले तो हाय कहा। मेरे हाय का जवाब उसने नहीं दिया। उसकी नज़रें नीचे उस स्क्रीन पर थी। ये पुराना कंप्यूटर था जो टीवी जैसे दिखते थे, और वहाँ कीबोर्ड पर वो एक उंगली रखे हुए अभी एंटर दबा नहीं रहा था। शायद उस मॉनिटर पर कुछ पढ़ रहा होगा। मुझे लगा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता होगा, तो मैंने सीधे मुद्दे की बात की। देखो, मुझे पेट्रोल भरवाना है। बाहर वाले कौन से काउंटर पर पेट्रोल आ रहा होगा? कौन सी मशीन में पेट्रोल है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ पुरानी सी लगती है। तब उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ की। उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी। हमारी आंखें सफ़ेद होती हैं जिसमें काले रंग की पुतलियां होती हैं, लेकिन उसकी पूरी की पूरी आंख काली। उसे देखकर घबराहट सी हुई थी, लेकिन आंख ऊपर की तरफ की है तो मैं नज़र ही आ रहा हूँगा। तब फिर से मैंने डरते हुए सवाल किया, आप बोलते नहीं, क्या हुआ? मैं जल्दी से जानना चाहता हूँ, तेल भरवाना है, हमें जल्दी से जाना है, बताइए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बोला था तो और खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर घूरने लगा। मैं जैसे जैसे सवाल करता जा रहा था वो कोई जवाब नहीं देता, बस हिलता और जैसे मुझे इग्नोर किए जा रहा था। वो उठा, उसने फाइल उठाई, सामने रखी, बिना पढ़े उसने बस एंटर दबाया। फिर फाइल उठाई, उठा और फाइल काउंटर पर रख दी। फिर उठा, फाइल उठाई और वो फाइल फिर से शेल्फ पर रख दी। बार बार मेरे एक सवाल करने के बाद वो उठता, फाइल को उठाता, काउंटर पर रखता, एंटर दबाता और उसके बाद एक और मैं सवाल करता तो वो फाइल को वापस शेल्फ पर रख देता। बार बार ये इन दो चीज़ों को दोहराई जा रहा था। बस यही चीज़ किए जा रहा था और कुछ नहीं। मुझे लगा शायद ये पागल होगा, मुझसे बात नहीं करना चाहता होगा। वो ग्रोसरी स्टोर था, उसमें कई लोग थे, कई लोग जो वहाँ से सामान उठा रहे थे। वो पुराना सड़ा हुआ सामान लग रहा था। हो सकता है सड़े हुए सामान के बीच ही अच्छा सामान पड़ा हो, या ये लिफाफे ही ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने हैं, यहाँ अलग से सामान आता होगा। मैंने अब उसके बाद सामान को हाथ लगाकर चेक किया। लगभग सारा सामान सड़ा हुआ लग रहा था, बदबू आ रही थी। एक पैकेट को फाड़ कर देखा, उसके अंदर से चटनी निकली जो सड़ी हुई थी और स्मेल भी मार रही थी। अब मुझे किसी और से बात करनी थी। सामने एक खूबसूरत लड़की थी जो ब्रेड खरीद रही थी। उसके हाथ में जो ब्रेड थी वो उसमें शायद कुछ पड़ रही थी। वो लड़की तो खूबसूरत थी, लेकिन हाथ में पकड़ी वो ब्रेड, उस पर काई आई हुई थी, वो भी काले रंग की।
सफ़ेद काई जहरीली नहीं होती, काले रंग की काई जहरीली होती है। मैं अब उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था और मुझे लगा ये बात उसके काम की होगी। मैं उसके करीब गया और उससे कहने लगा, ये ब्रेड सड़ी हुई लगती है, इस पर काले रंग की काई आई हुई है। मेरा ये कहते ही उसने मेरी तरफ देखा। अब उसने वो ब्रेड नीचे रख दी। अब ब्रेड को नीचे रखते ही उसने पास वाली वो दूसरी ब्रेड उठाई। अब उस पर भी काले रंग की काई आई हुई थी और मैंने मजाक में फिर से कह दिया, ये ब्रेड भी खराब है, यहाँ पर लगता है सारी ब्रेड खराब है, ये भी आपको रख देनी चाहिए। उसने फिर से मेरी तरफ देखा और दूसरी ब्रेड भी वहाँ पर रख दी और उसके बाद उसने दोबारा पहली ब्रेड उठाई और उसमें वो कुछ पड़ने लगी। मैं हैरान हो गया और फिर से मैं बोला, ये वाली तो आपने पहले भी उठाई है, इस पर काई आई हुई है, ये खराब हो चुकी है। मेरी बात सुनते ही उसने वो पहले वाली ब्रेड रख दी और दूसरी वाली ब्रेड उठा ली। पहले भी वो वाली ब्रेड उठा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। मैं जैसे जैसे उससे बात करने की कोशिश करता, उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करता, वो बस बार बार पहली ब्रेड दूसरी ब्रेड इन दो चीज़ों को किए जा रही थी। मुझे लगा ये पागल है, रिसेप्शन वाला वो आदमी और ये दोनों पागल लगते हैं। अब मैं एक बूढ़ी औरत के पास गया, उससे बात करने की कोशिश की और उसने हाथ में एक सड़ा हुआ फल पकड़ा हुआ था, काले रंग का। वो सूख चुका था और उसमें जो अजीब अजीब जीव से निकल रहे थे वो उसकी उंगलियों में रेंग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसने मेरी तरफ देखा, वो फल रख दिया, पास में रखा एक डिब्बा पकड़ा, उसमें कुछ पड़ने लगी। मेरे दूसरे शब्द को कहते ही उसने वो डिब्बा रखा और फल उठा लिया। ये भी बस बार बार वही सब कुछ किए जा रही थी। मैंने दो और लोगों से बात करने की कोशिश की। यहाँ पर किसी इंसान के मुंह से कोई शब्द तक ना सुना था मैंने, बस सब यही दो चीज़ों को बार बार किए जा रहे थे। या तो ये लोग पागल हैं या इसे मिस्टीरियस वैली कहते हैं, इसके पीछे कोई कारण है। घबराया घबराया मैं ग्रॉसरी स्टोर से बाहर आ गया था। सीधा भागता हुआ मैं गाड़ी में पहुंचा और गाड़ी में मैंने एंड्रयू को कहा, कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पर तो कोई सही नहीं लग रहा। उसने कहा, सही नहीं लग रहा? क्या मतलब? मैंने कहा, सब पागल हैं, बस दो ही चीज़ें किए जा रहे हैं। उसने कहा, क्या यार डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, तेल भरवाओ और निकलते बनो, खाने पीने का सामान हमारे पास है। मैंने कहा, वो जवाब ही नहीं देते। तो एंड्रयू ने कहा, मैं पूछ कर आता हूँ। अबे तेरा चेहरा ही सड़ा हुआ है, कोई बात नहीं करता, मैं पूछ के आता हूँ। ये कहते ही वो सीधा अंदर की तरफ बढ़ चला। उसे वो पीछे वाली खूबसूरत लड़की दिखी थी और लड़कियों को देखकर वो ऐसी ही हरकतें करने लगता है। वो बालों को संवारता हुआ सीधे अंदर गया था। 10 मिनट बाद वो भी भागता हुआ आया था और मेरी आंखों में देखकर कहने लगा था, यार तू सच बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कोई बात नहीं करता, बार बार वो सब वैसा ही किए जा रहे हैं। या तो सब मिलकर हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं या यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मैंने वो फ्यूल टैंक की तरफ इशारा किया और कहा, तेल नहीं है इसमें, तेल नहीं है, निकल नहीं पाएंगे और अगर गाड़ी को छोड़ना पड़ा तो मुसीबत में फंस जाएंगे। पता है ना, रास्ते में वो सफ़ेद रंग के आदमी, वो काले तेल में डूबे हुए आदमी, वो मिलेंगे, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ने वाली है। तब वहाँ पर हमने उस गैस स्टेशन में एक मशीन से वो पाइप पकड़ी और हम तेल डालने के लिए बटन दबाते रहे। उसमें पेट्रोल नहीं था, ये पुरानी जंग खाई मशीनें थीं जिसमें पेट्रोल मौजूद ही नहीं था। क्या करते हम दोनों के माथे में जैसे दर्द होने लगा था। सोच सोच कर घबराहट हुए जा रही थी, पसीना आ रहा था हमें, भले ही मौसम ठंडा था और ये डरावनी धुंध भूतों वाली फिल्मों जैसा एहसास दे रही थी। यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका था और हमें समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। हम 20 किलोमीटर मेन सड़क से अंदर की तरफ घुस आए थे सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए और अब यहाँ से 5 किलोमीटर बाहर निकलने का ही पेट्रोल बचा होगा। अब 15 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय करें, कैसे निकले यहाँ से? डरावनी सी धुंध डरा रही थी हमें और तभी वो धुंध को चीरते हुए सफ़ेद रंग के जीव दिखे जो इधर चल कर आ रहे थे। वो कोई प्लास्टिक के गुड्डे नहीं थे जो जगह जगह लगाए गए थे,
वो भी असली इंसान हैं जो अजीब तरह की चाल लिए चलकर उस धुंध से अंदर की तरफ आ रहे थे। चारों तरफ से जैसे घेरा जा रहा था हमें। डर का माहौल बना हुआ था और तभी इशारा किया एंड्रयू ने, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, भगा यहाँ से। ये बिल्कुल सड़क का अंत है, हमें पीछे जाना होगा वरना हम मारे जाएंगे, ये हमें मार डालेंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये डराने की कोशिश कर रहे होंगे, देखो तो सही, ये साधारण इंसान नहीं लगते, जैसे पेंट उड़ेला हो शरीर पे। हमने उसके बाद उन्हें और करीब आने दिया और करीब से नजर आया। उनके शरीर पर कोई पेंट नहीं था, ये उनकी चमड़ी थी जो ऐसी थी पेंट जैसी सफ़ेद। आंखें मौजूद नहीं थी उनकी, हर किसी की आंखें जैसे निकाल ली गई हों। खड्डे थे आंखों की जगह, फिर भी वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ये डरावना दृश्य देखकर हम दोनों डर गए। हम दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी को चलाने लगे। मैंने गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाया। सामने दो वैसे ही सफ़ेद इंसान दिखे थे जिन्हें मैंने गाड़ी से उड़ा दिया था। वो गाड़ी के ऊपर चढ़े और पीछे गिर गए। बड़ी तेज़ी से टक्कर मारी थी मेरे, और भीड़ से हम बाहर भी निकल आए थे। तो थोड़ा आगे मैंने गाड़ी रोकी और मैंने देखने की कोशिश की, कहीं वो सब बोल तो नहीं रहे, कहीं ये कोई प्रैंक ना हो और हम फंस ना जाएं, उन्हें चोट ना लगी हो। ये सोचते हुए मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी थी। इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी थी मैंने कि उनकी टांगें टूट गई होंगी। वो पीछे दोनों खड़े हो गए थे, भीड़ में खड़े हो गए और हमारी तरफ चलने लगे। तभी एंड्रयू ने कहा, भगा भगा, ये तो गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, तू भगा गाड़ी। मैंने गाड़ी भगानी शुरू कर दी। वो खड्डों में भी मैं गाड़ी चलाए जा रहा था, रफ्तार तेज थी। जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे लिए जो समय है वो धीमा चलना शुरू हो जाता है। दिमाग पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने लगता है। और अब उन खड्डों में गाड़ी की रफ्तार 40 थी और मैं बड़ी तेज़ी से घुमा घुमा कर छोटे रास्तों में उतार कर गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। ये जंगली इलाका था, घबराहट के मारे बुरा हाल। अचानक आगे वो काले रंग के इंसान दिखने लगे। वो जो सफ़ेद इंसान थे वो खास पैटर्न फॉलो करते थे। वो धीमा धीमा चलते थे, उनकी आंखें नहीं थी, वो पकड़ने के लिए रफ्तार तेज़ नहीं कर पाते थे। ये जो काले रंग के इंसान थे वे भाग भी सकते थे। ये गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, आवाज़ें मार रहे थे। इनकी आवाज़ें तक सुनाई दी थीं। कई जगह हमें वो काले रंग के आदमी दिख रहे थे, उन्हें भी करीब से देखा था हमने। एक बार गाड़ी के बहुत करीब आ गया था। तब एंड्रयू ने कहा था, इसके ऊपर चढ़ा दे, रुकना मत। और मैंने उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वो गाड़ी के पीछे से हट गया और उसका अंदाज काफ़ी अलग सा था। यहाँ सब भूत जैसे लग रहे थे। हमने तो मान भी लिया था कि ये सब भूत हैं और हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन जब हम उसे टक्कर मारने वाले थे बड़ी मुश्किल से वो बचा था। और पीछे से उसने जो गालियाँ दी थी वो साधारण इंसानों जैसी दी थी। ये भूत नहीं लग रहा था जो हमें डराने की कोशिश कर रहा हो, ये इंसान ही लग रहा हो जैसे हमसे किसी ने प्रैंक किया हो और वो बच गया हो। इससे पहले दिखे दृश्य हमें इतना डरा चुके थे, रुकना हमने समझदारी नहीं समझा। तब हम और आगे बढ़े और गाड़ी झटके खाना शुरू हो गई। कुछ 1 किलोमीटर का सफ़र हुआ था। ऐसा लगा जैसे 1 किलोमीटर आगे गए और गाड़ी ने झटके खाना शुरू कर दिया है और हम दोनों का माथा ठनक गया था। ये क्या हो गया, गाड़ी शायद पहले रुकने वाली है। हमने 5 किलोमीटर का सफ़र कब तय कर लिया पता ही नहीं चला। दिल की धड़कन तेज़ थी तो हम जान ही नहीं पाए। तब घिसटते घिसटते गाड़ी वहाँ तक पहुँची थी। गाड़ी जैसे ही वहाँ पर पहुँची हम दोनों घबराए घबराए अब गाड़ी से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था, ना काले रंग का ना सफ़ेद रंग का, ना ही वैसे इंसान जो ग्रॉसरी शॉप में थे। 2 ही चीज़ें करने वाले। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा। हमने अपना सामान भी निकालना सही नहीं समझा, लेकिन गाड़ी से निकल आए थे हम। मेरे हाथ में फावड़ा था, मेरे दोस्त के हाथ में कुल्हाड़ी। हम इन चीज़ों को संभाले हुए अब उस सड़क से आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा रास्ता, 11 बजे का समय और फ़ोन में जैसे रेंज भी नहीं आ रही।
यहाँ तक तो रेंज आ जानी चाहिए थी, अब रेंज बिल्कुल नहीं आ रही। उस अंधेरे की चादर को चीरते हुए हम मेन सड़क तक जाना चाहते थे। सफ़र 15 किलोमीटर का था जो हम चलकर तय करना चाहते थे। इस अंधेरे में डर के मारे बुरा हाल था। हमने सोच लिया था गाड़ी बाद में ड्राइवर से मंगवा लेंगे, किसी और को भेजकर गाड़ी यहाँ से निकलवा लेंगे, हमें ज़िंदा बचना है। एंड्रयू को भी लग रहा था और मुझे भी लग रहा था ये हमें ज़िंदा जाने नहीं देंगे। और ऐसी जगह पर डरा हुआ इंसान क्या करता है? सच बोलता है, सच। एंड्रयू ने सच बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया था। भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैंने ज़िंदगी में जो जो बुरा किया है मैं उस सब की माफ़ी मांगता हूँ, झूठ की माफ़ी भी मांगता हूँ। तभी मेरी तरफ देखकर वो कहने लगा, मैं हर झूठ की माफ़ी मांग रहा हूँ। तुमसे भी अभी अभी एक झूठ बोला है मैंने, मुझे लगा था सच बता देता तो तुम यहाँ पर नहीं आते। मैंने उससे कहा, सच? क्या था सच? उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर किसी को चोट नहीं लगी है, जिन्होंने भी इन काले शैतानों को, सफ़ेद शैतानों को देखा उन्हें चोट नहीं लगी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, वो तो सच था कि चोट नहीं लगी, कुछ ने तस्वीरें खींची, वो भाग निकले, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यहाँ पर कई लोग गायब हो चुके हैं जो बाद में मिलते ही नहीं। कहते हैं उन जैसा इन झाड़ियों के अंदर दिखते तो हैं लेकिन जैसे गुम हो जाते हैं। धुंध हमेशा यहाँ छाई रहती है, इसे भूतिया धुंध कहा जाता है, मिस्टीरियस वैली की भूतिया धुंध। जो गायब हुए वो कभी नहीं मिले और जो बच निकले वो कहानियाँ सुनाते हैं कि हम तो बच गए। अब हम गायब होंगे या बचकर निकलेंगे हम जानते भी नहीं। उसकी ये बातों ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया और मैं कांपने लगा था। मैं उस पर गुस्सा होना तो चाहता था, लेकिन जब मौत नज़र आ रही हो आप गुस्सा भी नहीं कर पाते। आपको ज़िंदगी में किए हुए बुरे काम याद आने लगते हैं और आप जैसे खुद में अच्छाई महसूस करने लगते हैं। आप खुद अच्छा बनना चाहते हैं। भले ही सारी ज़िंदगी बुरे काम किए हों, लेकिन मौत को देखकर अच्छाई दिखना शुरू हो जाती है। अब चलते चलते रात के 3 बजे का समय हो गया था। अभी भी 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, लेकिन खड्डों वाले रास्ते हमने पार कर लिए। गाड़ी से वो रास्ते पार करने में बहुत मुश्किल होती, लेकिन चलते हुए ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। जहाँ पर भी वो सफ़ेद रंग के आदमी दिखते वो हमारी तरफ चलना शुरू कर देते, लेकिन वो भागते नहीं, सिर्फ चलते। जैसे वो बंधे हुए थे, उनके शरीर अकड़े हुए थे। वो चलते, हम भागते और हम बड़ी आसानी से निकल जाते। डर तो हमें उन काले रंग के इंसानों से था, कहीं वो टकरा गए, वो भागकर पीछा करेंगे, बोल भी सकते हैं, हो सकता है वो हमें पकड़ ही ले। हम दोनों थर्रा रहे थे। हम धीरे धीरे चलकर 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाए और उसके बाद वहाँ पर एक जगह वो पेड़ के पास काले रंग का वैसा ही इंसान दिखा, बहुत करीब। हम सड़क पर थे इसलिए पैरों की आवाज़ नहीं हुई, लेकिन वो जैसे खड़ा खड़ा सो रहा था। आंखें बंद कर रखी थी उसने, बार बार झटके से थोड़ा सा हिलता। करीब से उसकी चमड़ी देखी थी, वो तेल से सना हुआ नहीं था, उसकी चमड़ी ही ऐसी थी जैसे उसकी चमड़ी जली हुई हो और काले रंग की परत जो चमक रही थी वो उधड़ उधड़ कर गिर भी रही हो। उसका शरीर ही ऐसा था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना था उसने, वो भयानक सा था। क्या है जो मिस्टीरियस वैली में रहते हैं, क्या इंसानों के साथ कुछ करते हैं? चुपचाप उसके पास से निकले थे, लेकिन गलती, आगे जो खड्डा था उसे देख नहीं पाए। छोटा सा खड्डा था वो, छोटा सा, लेकिन जब ऐसे छोटे खड्डे में पाँव फंसता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरा भी वो बैलेंस बिगड़ा और मैं गिरा आगे एक जगह और जेब में रखी वो टीन की चीज़ ज़मीन पर गिर गई, जिससे आवाज़ हुई और उसने आंखें खोल ली थी। हम दोनों भागने लगे थे बड़ी तेज़ी से। कभी हम एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते और आवाज़ लगाकर एक दूसरे के करीब आते, और वो काले रंग का आदमी हमारे पीछे भाग रहा था। तभी नज़र पड़ी वो अकेला नहीं, उसके पीछे 2 और आने लगे थे। हमारी चीखें सुनकर जैसे वो सब हमारा पीछा करने लगे थे और हम डर के मारे भागे जा रहे, हाँफते हुए,
सांस चढ़ गई थी। हमें इतने भागने की आदत नहीं थी और ये शैतान हमें पकड़ना चाहते थे। तभी हमारे करीब वो काले रंग का आदमी पहुंच आया। उसकी सफ़ेद आंखें वो भयानक सी लग रही थी, लेकिन करीब आते ही उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, रुको रुको, तुमसे बात करनी है, रुको रुको, तुमसे बात करनी है। वो हल्की आवाज़ में बोल रहा था जैसे उसका गला बैठा हो, और ऐसी ही आवाज़ें पीछे वाले वो काले आदमी भागते हुए भी आवाज़ें लगा रहे थे। वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन डर के मारे इतना बुरा हाल था, हम रुक नहीं रहे थे। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, हम हाँफ रहे थे, वो हाँफ नहीं रहा था। तभी एंड्रयू ने कहा, सड़क से मत भागो, वो पकड़ लेंगे, वो सड़क के किनारे किनारे भाग रहे हैं, जंगल की तरफ हो जाओ, जंगल की तरफ हो जाओ। हम उस धुंध की चादर में थोड़ा आगे निकले थे, वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे, और जैसे ही हम उस सड़क से नीचे उतरे, एक पेड़ के पीछे छिप से गए। वो काले रंग के आदमी भागते हुए आगे की तरफ गए थे। वो साए की तरह थे, सड़े हुए शरीर लिए जिनसे बदबू भी आने लगी थी। उनके अंदर से बदबू निकल रही थी अजीब सी। ये मांस के जलने के बाद निकलने वाली बदबू है जो जंगल में छाई हुई थी। पहले तो गाड़ी के अंदर से ये सफ़र तय कर लिया था, ये बदबू हम सूंघ नहीं पाए थे, लेकिन अब इस जंगल में भागते भागते इस बदबू ने बहुत परेशान कर दिया था। हर जगह शरीर के जलने की बदबू। अब हम उस पेड़ के सहारे आगे बढ़ रहे थे, छिपते छिपते, एक पेड़ के पीछे छिपते, तभी दूसरे पेड़ के पीछे। तब हम इस तरह कुछ किलोमीटर का सफ़र तय कर पाए थे। थोड़ा थोड़ा रास्ता भी भटकने लगे थे। वक्त 4:30 से 5 बजे का हो गया था और हमें जल्दी से मेन सड़क पर पहुंचना था। ये मिस्टीरियस वैली भूतिया वैली है और यहाँ हम भी भूत बनकर रह जाएंगे। जल्दी निकलो एंड्रयू, मैं बस ये कहे जा रहा था। हम एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे, उस सड़क पर वैसे ही काले इंसानों की भीड़ लगी पड़ी थी। कुछ ने हाथ में डंडे पकड़ रखे थे, कुछ ने पत्थर पकड़ रखे थे। एक दूसरे को भी वो धक्का दिए जा रहे थे, एक दूसरे को भी नोचे जा रहे थे। और तब नजर आया जब एक ने दूसरे के सर पर पत्थर मारा था, उसका सर फट गया था और सर का एक छोटा सा हिस्सा लटका। लेकिन तभी उसका वो लटका हुआ हिस्सा दोबारा सर पर गया और उसका आकार बिल्कुल ठीक हो गया। एक की बाजू पीछे की तरफ मरोड़ दी थी 2 लोगों ने और वो मुड़ी हुई बाजू कुछ समय बाद ठीक हो गई। ये शैतान थे जो बार बार ठीक हो रहे थे, इन्हें जख्म तक ना हो रहा था। क्या है ये सवाल मैं कर रहा था और तभी जैसे पीछे से वो काला सा शैतान आया और उसने मुझे जकड़ लिया। मुझे उसने गले से पकड़ा था और एंड्रयू डरकर एक तरफ भाग गया था, एक पेड़ के पीछे छिप गया था और मैंने भी उसे उंगली करके इशारा कर दिया, आगे मत आना, मौके का इंतज़ार करना, वो सही मौके पर ही मुझे छुड़ाएगा। और इसके बाद वो आदमी मेरी छाती पर बैठकर मेरे गले को घोंटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक घोंटा नहीं था। अचानक उसका मुंह मेरे मुंह के करीब आया। वो कितना भयानक था मैं बयां नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरा डर, मेरी ये आवाज़ आप समझ सकते हैं, वो कितना डरावना था। अगर कोई उसे देख ले, एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक जाए। उसने मुझे जकड़ लिया था और मैं बस उसकी आंखों की तरफ देख पा रहा था। उसने मेरे मुंह के करीब आकर कहा, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। मैंने भी हल्की सी आवाज में कहा, बताओ। उसने कहा, चीखना मत, वरना वो सब तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें पकड़कर मार देंगे। मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इस सड़क के पास ये जो छोटी पगडंडी है, इसके सहारे भागना शुरू कर दो। दिन होने वाला है, भागना शुरू कर दो। सीधे उस सड़क पर भागो धुंध से बाहर। अगर ये रात खत्म हो गई, तुम धुंध में रह गए, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, हमारे जैसे बन जाओगे तुम। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारे जैसा? तुम कहना क्या चाहते हो?
उसने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, उस पेट्रोल पंप की तरफ आया था इस धुंध में, एक दिन यहीं रह गया और ये बन गया। वो सफ़ेद रंग के शैतान, वो क्लोन जैसे हैं। जब कोई इंसान यहाँ पर फंस जाता है, वो सफ़ेद रंग के तुम्हारे शरीर जैसे बन जाएंगे और तुम्हारा शरीर काला फिर जाएगा हमारे जैसा। इस तरह वो सफ़ेद घूमते हैं जो नुकसान नहीं करते, वो तो बैठे हैं किसी का शरीर हड़पने के लिए। तुम अगर यहाँ फंसे तो तुम्हारा शरीर एक सफ़ेद वैसा ही शैतान हड़प लेगा। वो अपने शरीर का आकार तुम्हारे जैसा बनाएगा और तुम्हारा आकार हम जैसा काला बन जाएगा। फिर वो उसी पेट्रोल पंप में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बस दो ही काम करते हैं, कुछ उठाते हैं कुछ रखते हैं, बस यही करते रह जाते हैं और हम कैद हो जाते हैं यहाँ पर। ये धुंध से बाहर कभी निकल नहीं पाते। आज तक मैं सोच रहा हूँ कैसे निकलूं। तुम्हारे पास समय है, रुकना मत। फेफड़ों ने काम नहीं भी किया तो रुकना मत, भागो भागो, समय कम है, सूरज की किरणें निकलने वाली हैं, भागो। सफ़र कम रह गया है, सड़क तक पहुंचो, धुंध को चीरो, जिंदा बचना है तो ये करो। मैंने एंड्रयू को इशारा तक नहीं किया था और वो पीछे से भाग कर आया और बड़ा पत्थर उसके सर पर मारा। उसका सर खुल गया था लेकिन एक तरफ वो गिर गया। उसका सर दोबारा से जुड़ रहा था लेकिन अब भी वो उंगली से इशारा कर रहा था और उसका मुंह चल रहा था। भागो, भागना शुरू करो, बचना है तो जल्दी से भागो। मैं एंड्रयू को पकड़े उसे खींचना चाहता था और एंड्रयू ने कहा, इसे मार तो लेने दो। और मैंने एंड्रयू का पत्थर गिरा दिया और कहा, ये हमारे लिए फरिश्ते की तरह है, जल्दी भागो जल्दी भागो। मैं और एंड्रयू भागना शुरू हो गए और मैंने रास्ते में एंड्रयू को सब कुछ बताया। हमें थोड़ी दूर पर सांस सी चढ़ गई थी, हम भाग नहीं पा रहे थे। समय कम था, कुछ ही किलोमीटर का सफ़र रह गया था। सड़क बिल्कुल सपाट सी थी, बस 1-2 किलोमीटर का सफ़र और हम सड़क पर पहुंच जाएंगे। धुंध को चीरना है, जल्दी। मुझे नहीं पता समय कितना हुआ है। पहाड़ों पर धूप जल्दी निकल आती है, पहाड़ ऊंचे होते हैं, सूरज काफ़ी नीचे से ही रोशनी उन पर डाल देता है, इसीलिए वहाँ धुंध को चीरते हुए धुंध जैसे कमज़ोर सी हो गई थी और उस कमज़ोर धुंध में सामने सड़क का अंत दिख रहा था। ये टी पॉइंट जैसा था, वो बड़ी सड़क से जुड़ती हुई ये सड़क। और तभी एंड्रयू रुक गया और सांस लेने लगा। मेरी सांस, मैं मर जाऊंगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट में चलता हूं। उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं भी वहीं रुक गया और 1 ही मिनट में सामने से धुंध की चादर एक दीवार की तरह बन गई। वो सड़क अब दिख नहीं रही थी और वो धुंध की दीवार पार नहीं हो रही थी। उसके आगे नहीं जा सकते थे, वो पत्थर की दीवार जैसी बन गई थी। भाग भाग कर मैं उससे टकराता और वो वापस पीछे गिरा देती। मैं निकल नहीं पा रहा था। तभी मैं पीछे घूमा एंड्रयू को कहने के लिए, तुम कोशिश करो, लेकिन एंड्रयू की तरफ देखते ही उसका वो काला शरीर उन जैसा बना हुआ था और मेरी नजर अपने हाथ की तरफ पड़ी। मेरा हाथ काला, मेरा शरीर काला, मेरे शरीर से वो बदबू आनी शुरू हो गई। हम दोनों वो शैतान बन गए थे और यहीं फंस गए थे। तभी नजर आया पास में मुझे अपना प्रतिबिंब और एंड्रयू का प्रतिबिंब। सच में सफ़ेद रंग के उन इंसानों ने हम दोनों के शरीर का आकार इख्तियार कर लिया था। वो हमारी तरफ घूर रहे थे, उनकी वो काली सी आंखें वो हमारी तरफ गड़ाए हुए जैसे दूसरी तरफ घूमे और चलना शुरू हो गए। मुझे लगा बचने का एक मौका है, शायद इन्हें मार कर बच जाऊं। मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और जल्दी से वैसे ही एक आदमी के, जो मेरे जैसा दिख रहा था, सर पर मारने वाला था, काले रंग का वो आदमी आया और उसने पत्थर पकड़ा और वो कान में कहने लगा, मत मारना, तुमने इसके सर पर पत्थर मारा, ये मरा तो तुम मरे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा और तुम्हारी लाश यहाँ पर पाई जाएगी।
मैं और एंड्रयू निराश हो गए थे। हम तो चीख तक नहीं पा रहे थे। हल्की सी आवाज, हमारी आवाज को कुछ हो गया था। हमारी आवाज भी उनके जैसी हो गई थी। मैं अब साफ साफ बोल नहीं पा रहा था। एंड्रयू भी अब यहीं पर भटकता है, मैं भी अब यहीं पर भटकता हूँ। हम कैद हो गए हैं। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने काले और सफ़ेद शैतान देखे और बचकर निकल आए। हम उनमें से हैं जो यहाँ पर गायब हो जाते हैं। हम भी आम लोगों के लिए गायब हो गए हैं। 2 महीने बाद यहाँ पर एक परिवार शायद पेट्रोल डलवाने के लिए अंदर की तरफ आया था। मैं यहाँ दीवार के करीब ही रहता हूँ और एंड्रयू भी मेरे पास ही। हम एक दूसरे से बस बातें करते रहते हैं। वो गाड़ी अंदर की तरफ आई थी और तब मुझे जिंदगी का मकसद महसूस हुआ था। 2 महीनों में अपनी गाड़ी से निकालकर एक डायरी में मैंने ये पूरी आप बीती लिख ली थी और उसे हमेशा हाथ में पकड़े रहता, सोचते हुए कोई ना कोई तो आएगा जिसे मैं ये डायरी पकड़ा पाऊंगा और मेरी कहानी वो दुनिया को बता पाएगा। ये एक फैमिली थी जिनकी गाड़ी यहाँ अंदर आ रही थी और हम दोनों सामने खड़े हो गए। हमने डंडे मारने शुरू कर दिए उस गाड़ी पर और गलती से वो आदमी घबरा गया और उससे रेस नहीं दे हुई, उससे ब्रेक लग गई और वहीं पर वो खड़ा हो गया। हमने उन डंडों से जल्दी से उस कांच की खिड़कियों को तोड़ डाला। पीछे एक लड़का था, उसकी उम्र 8 साल होगी। वो बहुत डरा हुआ, वो आदमी भी बहुत डरा हुआ। उसकी बीवी भी सर झुकाए जैसे भगवान का नाम ले रही थी। हमारा काम था सिर्फ उन्हें डराना ताकि वो पीछे मुड़ जाएं, आगे ना बढ़े, आगे मुसीबत है। वो इतना डर गए थे, उन्होंने गाड़ी पीछे करने के लिए स्टार्ट करनी शुरू की, रिवर्स गियर डाला और मैंने अपनी ये डायरी उस बच्चे के हाथ में दे दी और कहा, संभाल कर रखना वरना मैं ज़रूर आऊँगा। और उसने उस डायरी को बड़े ज़ोर से पकड़ लिया। मैं नहीं जानता मेरी ये डायरी की कहानी किसी न किसी तक पहुँच पाएगी या नहीं। मैं आशा करूँगा कोई ऐसा इंसान जो अपनी बात लोगों तक पहुँचाता हो और लोग उस पर यकीन भी करते हो, वो मेरी इस सच्ची कहानी को सब लोगों के सामने लेकर आए। और अगर सच में आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो ये बहुत डरावना एहसास है और मैं आज भी मिस्टीरियस वैली में ही हूँ लोगों को डराने के लिए। मैं बस उनकी तरफ देखता नहीं, मार मार कर भगाने की कोशिश करता हूँ। लोगों को लगता होगा कैसे डरावने शैतान है, मारने की कोशिश करते हैं। हम मारने की नहीं, बचाने की कोशिश करते हैं। और ये आपके लिए एक सच्ची बात है। जब कहीं आप ऐसी वीरान जगह पर हों जहां आपको डर लग रहा हो और आपको नजर आए कोई भूत जो सच में आपको डरा रहा हो, आपको भगाने की कोशिश कर रहा हो, उस पर यकीन कीजिए। मेरी बात मानिए, उस पर यकीन कीजिए। हो सकता है वो आपको और भी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो।